नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जीके जीएस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जैसे कि आप पुलिस कांस्टेबल, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, आरओ, यूपी पेट, लेखपाल या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जीके जीएस आपके एग्जाम में आता है तो क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बहुत कम टाइम में जीके जीएस का पूरा रिविजन कर रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कर ले सैर दुनिया की ओ गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ रह गई जिंदगानी, अगर तो फिर नौजवानी कहाँ। देखो अभी टाइम है, इसी टाइम को यूटिलाइज करना है। अभी आप सबको पता होगा कि एसएससी जीडी के आ गया रिजल्ट, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई। अब ये समझो कि हर एग्जाम की कट ऑफ हाई जा रही है, तो आपको अपने आप को उस अकॉर्डिंग तैयार करना होगी कि आप कट ऑफ को क्रॉस कर जाएं। और निराश नहीं होना, लेकिन दिखना है, अपनी गलतियों को सबक सीखना है। दूसरी की जीत पर रोने से अच्छा अपनी हार का सबब जान। तो बस मेहनत करनी होगी। तो चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सती प्रथा का अंत राजा राममोहन रॉय के प्रयासों से विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 में किया गया था। 1836 में ठगी प्रथा का अंत किया गया था। ठगी प्रथा के अंत में भी विलियम बेंटिंक का महत्वपूर्ण योगदान था। ठगी प्रथा होती क्या थी? पहले आपके क्या था, इधर बंगाल क्षेत्र में क्या होता था, काला जादू बहुत ज़्यादा चलता था। तो उसमें क्या कर देते थे, पूजा के बाद उस व्यक्ति की क्या कर देते, बलि दे देते थे, नर बलि दे देते थे। इस नर बलि को रोकने के लिए वो बहुत सारे जो इस तरफ कामों कर रहे थे उनको गिरफ्तार करके सजा दी गई थी और उस प्रकार से ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था। भारतीय दास प्रथा का एक 1843 में दास प्रथा को भारत में पूर्णतः समाप्त कब किया गया था? अगर मुगल काल में सबसे पहले दास प्रथा का अंत किसने किया था? अकबर ने किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, आपकी पुनः दास प्रथा प्रारंभ हो गई थी। तो भारत से पूर्णतः दास प्रथा का अंत हुआ था 1843 में। विधवा पुनर्विवाह 1856 में आया था ईश्वर चंद्र राय विद्यासागर के प्रयासों से। 1857 में भारत का वायसराय कौन था? कैनिंग। 1856 में कौन था? कैनिंग। इल्बर्ट विल विवाद 1883 में इल्बर्ट विल विवाद आया था। इसके टाइम पे वायसराय कौन था? रिपन। देखो अगर आप पहली बार क्लास देख रहे होगे तो हो सकता है कि चीज़ें आपको टफ लग रही हो, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, क्योंकि इस सीरीज़ के हमने लगभग 25 वीडियो पहले कर चुके हैं। तो आप वो सब देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ने वहाँ पे पढ़ाई है, कुछ चीज़ों को आपका रिवीजन हो रहा है। जीके जीएस को तैयार करना है तो इस सीरीज को आपको हर हाल में देखना ही होगा। इल्बर्ट विल, उस टाइम पे क्या होता था, भारतीय जज होते थे और यूरोपीय जज होते थे। अब हमारे यहाँ पे दो प्रकार के जज थे। अब देखो जज तो जज होता है, चाहे भारतीय जज हो पर यूरोपीय जज हो। लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे थे, एक सर्वोच्चता की नीति लाए थे। उसके अकॉर्डिंग कह रहे थे कि हम तो सर्वोच्च हैं, लेकिन भारतीय सर्वोच्च नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग भारतीय छोटे हैं। अब एक जज है यूरोपीय जज, एक भारतीय जज है। तो भारतीय जज क्या हो सकता था, वो सिर्फ भारतीयों के मामले सुन सकता था। जबकि यूरोपीय जज क्या था, यूरोपीय जज यूरोपियों के भी और भारतीयों के सभी मामले सुन सकता। तो रिपन ने भारत में बहुत अच्छा काम किया। ये समझो, रिपन बेशक था ब्रिटिश का, लेकिन उसका दिल भारत के लिए धड़क रहा था। रिपन ने कहा कि जजों में जो असमानता है, इस असमानता को दूर करने का प्रयास करते हैं। समझने की कोशिश करो, एक जो ब्रिटिश चोर भी होगा ना, एक ब्रिटिश पॉकेट मार, उसको भी भारतीय जज से ऊपर बता रहे कि भाई ब्रिटिश पॉकेट मार है, बेशक पॉकेट मार है, लेकिन उसको सजा भारतीय जज नहीं दे सकता। उसको सजा कौन देगा? यूरोपीय जज। इस चीज़ों को कि जजों के मध्य में जो असमानता है, इसको दूर करने के लिए 1883 में रिपन इल्बर्ट विल विवाद लेके आया, लेकिन ये सफल नहीं हुआ था। इसी कारण से रिपन को अपना इस्तीफा भी देना पड़ा था। देखो इस बिल को इल्बर्ट महोदय ने बनाया था, इसलिए उनके नाम से इस बिल को इल्बर्ट विवाद के नाम से जानते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई 1882 में कौन था वायसराय? तो आपके रिपन भाई साहब थे। 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया, जिससे मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया। 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1908 में मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन होता है, जिसमें मुस्लिम लीग ने पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। मुस्लिमों के पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को 1909 के मार्लो मिंटो एक्ट द्वारा सुधार कर लिया गया। 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट में मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया।
अब भाई पृथक निर्वाचक मंडल क्या था, समझने की कोशिश करिए। अब ये मान लीजिए एक क्षेत्र है, इस सीट से हमने कहा कि एक व्यक्ति है मुसलमान जो कि इस सीट से खड़ा होगा। हमने कहा कोई बात नहीं, आज भी हम करते हैं, बहुत जगह सीटें हमने एससी के लिए आरक्षित कर रखी हैं, बहुत सारी सीटें हमने एसटी के लिए आरक्षित कर सकती है, तो क्या दिक्कत है। लेकिन दिक्कत ये हो रही थी कि भाई यहाँ पे अगर कोई एक मुसलमान खड़ा हो रहा है तो उसको वोट देने का अधिकार भी सिर्फ मुस्लिमों को होगा। इस बात से प्रॉब्लम हो रही कि भाई ये जो बन के आएगा विधानमंडल का सदस्य या भी सांसद का सदस्य, ये बनेगा तो पूरी जनसंख्या का, लेकिन इसको वोट देने का अधिकार सिर्फ एक खास वर्ग को क्यों है। भाई सारे लोग वोट देते हैं, उसके बाद जीत जाता है तो जीत जाए, सीट आप फिक्स करते थे, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, मतदाता को भी फिक्स कर दिया था। तो पृथक निर्वाचक मंडल क्या था कि एक विशेष क्षेत्र में विशेष क्षेत्र के विशेष समुदाय के व्यक्ति वोट दे सकते हैं, ये आपका पृथक निर्वाचक मंडल था। भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल कब आया था, 1909 के पार्लियामेंटो एक्ट के द्वारा, जिसके माध्यम से मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया था। अच्छा ये बताइए, दलितों को भी पृथक निर्वाचक मंडल मिला था क्या? हाँ जी, 1932 में मिला था जब कम्युनल अवार्ड आया था। लेकिन दलितों के निर्वाचक मंडल का महात्मा गांधी ने विरोध किया था 1932 में। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य एक समझौता होता है जिसे हम पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जानते हैं। 1910 में क्या हुआ, भारतीय प्रेस एक्ट आया था। अब कहा गया कि अगर आपको कुछ भी प्रेस में बनाना है, छापना है, तो आपको प्रेस का लाइसेंस लेना होगा। इसी के बाद ये अलग अलग नियम आते हैं। इन नियमों को बाद में समाप्त कौन करते हैं, मेटकॉप। इसीलिए मेटकॉप को भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहते हैं। 1878 में क्या हुआ था, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा क्या किया गया था, कहा गया था कि अगर देखो आपको अंग्रेजी सरकार की आलोचना करनी है तो फिर आपको अनुमति लेनी होगी, गैर हिंदी भाषा सरकार के विरोध में कुछ भी नहीं लिख सकते। अब यही तो बात हो गई, आपको अपने दोस्त की बुराई भी करनी, उससे जाके परमिशन ले लो, ए भाई मुझे तेरी बुराई करनी, मुझे तेरी चुगली करनी, कर लो क्या। वही बात ये कर रहे थे कि गैर जो अंग्रेजी भाषी, गैर जो भी अंग्रेजी वाले हैं, गैर अंग्रेजी भाषी जितने भी समाचार पत्र होंगे सरकार विरोधी गतिविधियों को प्रकाशित नहीं कर पाएंगे। तो इसी टाइम पे क्या हुआ था, फिर हमने कुछ पत्रिकाओं को रातों रात आपके क्या किया था, रातों रात उनको हिंदी भाषा से परावर्तित किसमें किया, अंग्रेजी भाषा में किया था। 1929 में क्या होता, बाल विवाह निरोध अधिनियम आया था। देखो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको बोरिंग लग रही होंगी, थोड़ी सी टफ भी लग रही होंगी, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बस इनको तैयार करना होगा। अब आप समझो कि अगर मान लो यूपी पुलिस का एग्जाम की बात करते हैं तो फॉर्म कितने पड़े हैं, फॉर्म आपके पड़े हैं लगभग 50 लाख, वैकेंसी कितनी, 60,000। अब आपको मेहनत किसके अकॉर्डिंग करनी होगी, 60,000 के अकॉर्डिंग करनी होगी कि 50 लाख के अकॉर्डिंग। भाई 50 लाख क्या होता है, पढ़ तो रहे हो, लेकिन आपको पढ़ना भी उस तरीके से, स्मार्ट तरीके से, क्वेश्चन पूछने का अप्रोच क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारी चीज़ों को अच्छे से तैयार करना। 1935 का भारत शासन अधिनियम, आप सबको पता है कि ये एक ऐसी क्लास चल रही है जिसमें हम सारी चीज़ों को रिवीजन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले क्या हुआ, आपका चार्टर पढ़ा दिया है, 1909 का पार्लियामेंटो एक्ट पढ़ा चुके हैं, हम एक एक एक्ट को रोज पढ़ रहे हैं, ये आपको याद भी हो जाएंगे। इस तरीके से सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इसी तरीके से हम एक और काम कर रहे हैं ना, लिटन के बारे में कल की क्लास में पढ़ा था, तो आज आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिटन के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख डालनी है। 1935 का भारत शासन अधिनियम, हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 का भारत शासन अधिनियम है। इसके माध्यम से क्या किया गया था, द्विसदनीय विधानमंडल प्रणाली को प्रांतों में प्रारंभ कर दिया गया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम से हमने क्या किया था, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में विधानमंडल को प्रारंभ किया था, अर्थात प्रांतों में द्वैध शासन को प्रारंभ किया। अब हमने क्या कर दिया, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों की द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को हमने कब लागू किया था, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को कब समाप्त किया, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को कब लागू किया, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। इसके माध्यम से सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, पृथक निर्वाचन पद्धति का भी विस्तार करते हुए दलित, मजदूर और महिला वर्ग के लिए प्रारंभ किया गया था।
हमने दलितों को भी दिया था, लेकिन बाद में हमने दलितों के पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त किया था, क्योंकि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद पूना की यरवदा जेल में फैसला हुआ था, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। इसके माध्यम से वर्मा को हमने क्या कर दिया, भारत से अलग कर दिया था। मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। ये सारी 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अभी आप बात आइए आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं। आरबीआई की स्थापना के लिए कौन सा एक्ट आया था? आरबीआई की स्थापना के लिए आया था 1934 का एक्ट है। 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ था? आपकी आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसके लिए कौन सा एक आयोग बना था? 1926 में हमने एक आयोग बनाया था, यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग। जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर हमने कहाँ पे बनाया था? कलकत्ता में बनाया था। लेकिन उसके बाद 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर चेंज करके कहाँ लेके आते हैं? मुंबई लेके जाते हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के आपके पहले गवर्नर कौन थे? ऑशबॉर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीटी देशमुख। वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास जी को इस बार का गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इनके 24वें गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल की एक बहुत ही फेमस बुक है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट किसकी बुक है? उर्जित पटेल की। इसके साथ साथ आपको पता है 2016 में हमने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया था। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे उर्जित पटेल जी को। उर्जित पटेल जी ने कहा था कि देखो हमें महंगाई 2% से 6% के बीच में रखनी है। अगर 2% से महंगाई कम होगी तो बाजार क्या हो जाएगी? मंदी की स्थिति भी चली जाएगी। अगर बाजार 6% से ज़्यादा हो गई तो फिर आपकी बाजार क्या हो जाएगी? अत्यंत महंगाई हो जाएगी। तो 4% की महंगाई सबसे आदर्श महंगाई होती है। यह आपके मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष थे उस टाइम पर उर्जित पटेल जी ने, इस समिति ने बताया था। भारत में मौद्रिक नीति को जारी कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रत्येक 2 माह में मौद्रिक नीति को जारी करता है। अब मौद्रिक नीति के माध्यम से हम क्या करते हैं? मुद्रास्फीति का या तो मंदी का नियंत्रण करते हैं कि ऐसा तो नहीं बाजार मंदी में चल रही, ऐसा तो नहीं कि बाजार में बहुत महंगाई है। तो इस माध्यम से क्या होता है? मुद्रास्फीति का नियंत्रण करते हैं। अब मौद्रिक नीति के कुछ उपकरण होते हैं, जैसे आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट होती है, सीआरआर होती है, एसआर होती है, ओएमओ होता है, जिसको हम अलग से क्लासेस में पढ़ रहे होंगे। आगे देख लेते हैं। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? देहरादून में। 1906 में किसी और की स्थापना हुई थी क्या? हाँ जी, 1906 में आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? करजन महोदय थे। 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्यों बनाया? देखो आप सबको पता है कि सबसे पहले 1936 में क्या हुआ था? पृथक पाकिस्तान की मांग चौधरी रहमत अली ने की थी। अब भारत में क्या होता है? 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। 1942 में क्या होता है? क्रिप्स मिशन आता है। अब ये क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। 1945 में बेबल प्लान आता है जो भी कि फेल हो जाता है। इसके बाद आपको 1946 में क्या होता है? कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन के माध्यम से हमने भारत में क्या किया था? संविधान सभा का गठन किया था। अब भारत में संविधान सभा का गठन किया था तो कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान के विभाजन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की आपकी पहली बैठक होती है। अब पहली बार जब मुस्लिम लीग ने की मांग को, पाकिस्तान का अलग बनने की मांग को कैबिनेट मिशन ने अस्वीकार कर दिया, तो पहले क्या लग रहा था मोहम्मद अली जिन्ना को कि हम अच्छी खासी सीटें जीतेंगे। तो ये क्या हुआ? संविधान सभा में चुनाव में खड़े हुए। 389 सीटों पे चुनाव होना था ना, 389 सीटें डिसाइड हुई थी, जिसमें 296 किसको मिली थी? आपके ब्रिटिश प्रांत को सीटें मिली थी। इसके बाद आपकी जो 93 सीटें थी आपकी देसी रियासत को मिली थी। 296 सीटों में भी 4 सीटें हमने क्या किया था? चीफ कमिश्नरी को दिया था। अब 296 सीटों में चुनाव हुआ, जिसमें से क्या हुआ? 208 सीटें जो कांग्रेस को मिल गई, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली, 15 सीटें आपके अन्य दलों को मिली। अब जैसे मुस्लिम लीग ने कहा कि इन्हें 73 सीटें मिली, मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई हमारे साथ तो बहुत धोखा हो गया, हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है,
तो जैसे चुनाव का परिणाम आता है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हमने क्या किया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। अच्छा, पहली बैठक का 2 लोगों ने बहिष्कार किया था, कौन कौन से थे? एक तो आपके मुस्लिम लीग थी, एक हैदराबाद की रियासत। इन दोनों ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। समझ में आया कि नहीं? तो वो चीज़ें आपको हो सकता है ना याद हो, तो इतने सारे पॉइंट याद करने हैं। इस क्लास को देखने का फ़ायदा तभी है, इन सारे पॉइंटों को लिखिए, चाहे मल्टीपल टाइम वीडियो सुनिए, जैसे करना चाहे करिए, लेकिन याद करिए कि कल की क्लास देखिए तो आपको ये सारे पॉइंट बिल्कुल तैयार होने चाहिए। इसी तरह से आपकी सफलता सीरीज की क्लास आ रही है, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास आ रही है, जिसका हम संपूर्ण रिवीजन कर रहे हैं बहुत कम टाइम में। ये क्लासेस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। जीके जीएस को फिंगर टेस्ट में रटाने की जिम्मेदारी मेरी। आपकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, उन सारी क्लासेस को देखते जाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए। अच्छा, हम कुछ दिवस के बारे में देख लेते हैं क्या? सबसे पहले 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल को क्या हुआ? हीमोफीलिया दिवस। 19 अप्रैल को यकृत दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। याद करवा देंगे, इसको जल्दी से समझो। देखो, सबसे पहले समझो भैया, 17 अप्रैल को आप किसी के प्यार में पड़े थे, आपने क्या कर दिया? उसका नाम लिख लिया अपने हाथ में। तब आपको पता चला कि भाई ब्लड नहीं रुक रहा है। आपने कहा यार ऐसा कैसे होगा कि मेरा ब्लड नहीं रुक रहा है? तब पता चला कि आपको क्या है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है? ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती। अब जैसे ही आपके उसको पता चला कि भाई आपको क्या है? हीमोफीलिया, वो तो आपको छोड़ के चली गई और आपको दिल टूट गया। दिल टूट गया तो इतना आप दुखी हुए कि आपने बहुत सारी शराब पी। अब शराब पी के आपने अपना लीवर खराब कर लिया। 2 दिन का अंतर। 17 अप्रैल को आपने क्या कर दिया? अपना हाथ काटा, ब्लड नहीं रुका, पता चला हीमोफीलिया है। फिर आपने इतनी शराब पी, 19 अप्रैल को पता चला कि भैया लीवर भी खराब है। अब लीवर खराब, आपने कहा यार हमने अपना लीवर भी खराब कर लिया, वो भी चली गई। अब हम क्या करते हैं? सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, इंतकाम लेंगे। आपने 21 अप्रैल को क्या किया? आईएएस की परीक्षा पास कर लिया। अब जैसे 21 अप्रैल को आप परीक्षा पास किया, अब 2 दिन बाद आपने क्या कर लिया? अपनी एक बुक लिखी कि भाई हमारे कैसे थे, आपने कैसे सब किया, संघर्ष किया, कैसे आपको तना छोड़ के चली गई। 23 अप्रैल को आपने 2 दिन बाद क्या लिख दिया? बुक लिख दिया, विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस। उसके बाद जैसे देखा कि भाई आईएएस बन गया, 24 अप्रैल को क्या हुआ? पंचायत हुआ कि भाई नहीं मैं तो छोड़ के नहीं गई थी, मैं तो ये था। याद कर लिया ना भाई? सबसे पहले क्या हुआ? आपका दिल टूटा। आपने पहले क्या कर दिया? लिख दिया ऐसे नाम, और आपका ब्लड ही नहीं रुक रहा था। पता चला भाई आपको तो क्या है? हीमोफीलिया है। 19 अप्रैल को आपने पी के शराब 2 दिन बाद क्या कर लिया? अपना लीवर खराब कर लिया। अब लीवर खराब हो गया, आपने कहा अब तो कुछ होने वाला नहीं, अब आपको इंतकाम लेना है। इंतकाम लेने के लिए आपने क्या किया भाई? 21 अप्रैल को सिविल सेवा की परीक्षा पास कर ली। जैसे सिविल सेवा की परीक्षा, आपने कहा कि मैं अपना संघर्ष एक किताब में लिखूंगा, और उस किताब के लिए आपको मिल गया विश्व पुस्तक कॉपीराइट मिल गया। तो उसके बाद जैसे देखा कि यार अब तो बड़े फेमस हो गए, आपकी पुस्तक को कॉपीराइट मिल रहा है, आप आईएएस बन गए। उसने कहा कैसा करो, मिलके बात करते हैं, पंचायत रखते हैं। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? ऐसे चीज़ों को याद करिए रिलेट करके, ठीक है। 17 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाते हैं। हीमोफीलिया में क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। विटामिन के क्या होते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। 19 अप्रैल को हम यकृत दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेटकाप हाउस से सिविल सेवा को आयरन स्टील, उन्होंने कहा था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है। कौन? सिविल सेवा, जितने भी सिविल अधिकारी होते हैं। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। 2023 की विश्व पुस्तक राजधानी क्या थी? 2024 की विश्व पुस्तक राजधानी क्या है? दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि हमने अपनी ऑफलाइन क्लासेज में चीज़ें करंट अफेयर में पढ़ी हैं। नहीं भी पता तो भी आप गूगल से सर्च करिए, दीजिए, इससे आपको आंसर याद होंगे। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था? हमारा 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, इसलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज की क्लास में हम इतने पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगली क्लास लेने से पहले आपको इतने पॉइंट याद होने चाहिए, तब इस क्लास को देखने का फ़ायदा है। अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए।
कोई नहीं है आपकी टक्कर में, क्यों पड़े हो किसी के चक्कर में। बस आपको मेहनत करनी है। किसी दूसरे की जीत पर खुशी बहाने मत बनाइए कि किसी दूसरे की जीत के लिए आप रो रहे हो, क्या है उसका तो हो गया मेरा नहीं हुआ। अपनी हार का सबब जानिए, आपकी हार का कारण क्या है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। मेहनत करते रहिए।